गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया, जिसमें हमने बताया था कि कैसे कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में आना प्रारंभ हुई होंगी, उनका क्या कारण था भारत में आने का। ये सभी कारण के साथ साथ हमने आपको बता दिया कौन सी कंपनी पहली बार में आई, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन थी, क्या कारण था बीईआईसी को भारत में आना पड़ा, और उसके साथ साथ हमने बताया कि कौन कौन सी कंपनियां भारत में क्रम वाइज आई होंगी। ये सारी बातें हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे पुर्तगाली कंपनी जो है सबसे पहले भारत में दस्तक दी होगी। उसका कारण हमने आपको ये बताया था कि यूरोप में कच्चा माल खत्म हो गया था और कच्चे माल की आवश्यकता के लिए उन्हें भारत में बिजनेस करना पड़ता था। और जब वो भारत में पहले व्यापार किया करते होंगे तो जिस मार्ग से वो भारत में आया करते थे उस मार्ग से और भी कंपनियां व्यापार किया करती होगी और भी देश व्यापार करते थे, जिस कारण जो है उन्हें अपने माल में कमी महसूस होती थी, अपना माल उन्हें देना पड़ता था क्योंकि रास्ता उनका यूज करना पड़ता था उन्हें। इसलिए उन्होंने समुद्र मार्ग की एक नए मार्ग की खोज करना चाहा कि उस मार्ग से हम भारत की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएं। इस कारण उन्होंने जो है एक मार्ग को खोजा जिसका खर्चा हमने आपको बता दिया था, पुर्तगाल के साथ साथ स्पेन, इन दोनों कंपनियों ने जो है इसका खर्चा किया होगा। हमने आपको बता दिया था सबसे पहले कोलंबस नाम का व्यक्ति निकला होगा जो भारत की खोज करने के लिए निकला, मगर वो जो है भारत के बजाय वो नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाकों पर उतरा, जिस कारण उसने वहां के लोगों को रेड इंडियन के नाम से पुकारा। ये सारी घटना बताते हुए हमने आपको बार्थोलोमेव डियाज के बारे में चर्चा करी। इसके बाद हमने वास्को डी गामा की चर्चा करी और वास्को डी गामा कब कहाँ उतरा, ये सारी बातें हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दी। आज अगर हम बात करें तो हमने जो पढ़ लिया, हमने आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले हमने आपसे कहा PDEDF कंपनियों के आने के क्रम को हमने एक एक करके सारा बता दिया, जिसमें हमने कल आपको कर्नाटक का युद्ध बताया, सप्तवर्षीय युद्ध बताया, पेरिस की संधि बोली, सारी चीजों के बारे में हमने कल के वीडियो में लेक्चर में चर्चा कर ली। आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम आज एक ऐसे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और क्या कारण था उस युद्ध के होने का, वो सारी चर्चाएं कल वाले वीडियो से आज के वीडियो में एक दूसरे से जुड़ती हुई चलेंगी। जैसे कि हमने आपको बता दिया, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली बताए थे, फिर हमने आपको बताया डच आए होंगे, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों ने बुलाया होगा, ये आई होगी, उसके बाद जो डेनिश या डेनमार्क आया होगा, और लास्ट में आके हमने फ्रांस के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने चर्चा करा कि फ्रांस में बहुत सारे बीआईसी से युद्ध लड़े और उन युद्धों में उसे जो है पराजय का सामना करना पड़ा और उन पराजयों के कारण जो है ये वापस लौट गई। इसके बाद जो पूछे जाते हैं वो दो युद्ध, बहुत इंपोर्टेंट युद्ध पूछे जाते हैं, जिसे हम प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर 2 पर पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध के साथ साथ उसके बाद पढ़ेंगे हम बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अब ध्यान से समझेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में क्या कारण रहा होगा। देखिए जिस समय बीईआईसी थी, हमने आपको बताया था बीईआईसी के समय मुगलों का शासन भारत में रहा होगा, और जब बीईआईसी आई तो उस समय हमने आपको बताया उस समय अकबर बैठे हुए थे, उसके बाद आपके जहांगीर बैठे हुए थे। इनके बारे में हमने कल के वीडियो में चर्चा कर ली। बंगाल जो था आपका, प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करें तो बंगाल एक पहला ऐसा राज्य था, बंगाल पहला ऐसा राज्य था, बंगाल पहला ऐसा राज्य था जो मुगलों से आजाद हुआ, सर्वप्रथम मुगलों से आजाद हुआ। बंगाल पहला ऐसा राज्य था जो मुगलों से आजाद हुआ, और मुगलों से आजाद होने के बाद मुगलों से आजाद हुआ और आजाद होते ही किसकी गिरफ्त में आ गया, ये आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के, और बीईआईसी का इस पर कब्जा हो गया, बीईआईसी का बंगाल पर कब्जा हो गया, बंगाल पर कब्जा। ये बात आपको याद कर लेना। आप किस प्रकार कब्जा हुआ हम उसकी बात करेंगे, और मुगलों से किस प्रकार ये छीना गया इसकी बात हो गया है। देखिए अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल का जो पहला राज्य हमने बता दिया मुगलों से आजाद होने वाला और अंग्रेजों की जो है गिरफ्त में है, यानी बीईआईसी की गिरफ्त में आने वाला पहला ये राज्य बन गया। इसके अगर सूबेदार की बात करें, जिस समय ये बीईआईसी की गिरफ्त में आने वाला होगा तो उस समय सूबेदार जो था उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। उसका क्या नाम था, तो इसका बंगाल का जो सूबेदार हमने पढ़ा, बंगाल का पहला सूबेदार, उस सूबेदार का नाम हमने पढ़ लिया मुर्शीद कुली खान उसका नाम था। और इसने क्या करा, इसने अपने नाम पर बंगाल की एक राजधानी बनाई, और राजधानी आपसे पूछे तो आप बता देंगे मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद इसकी राजधानी रही होगी। एक बात आप ये ध्यान कर लेंगे। देखिए आगे बात को समझेंगे। सूबेदार के बारे में बात कर दी, मुर्शीद कुली खान रहा होगा, राजधानी उसने मुर्शिदाबाद बना ली होगी। देखिए मैंने कल आपसे कहा था दो तरीके के किले बनाए गए, मैंने आपसे 2 किलों के बारे में चर्चा करी थी। अब प्लासी के युद्ध के बारे में अगर हम चलें
तो हमने आपसे कहा था जब इन्होंने 2 किले बनाए होंगे, एक तो बताया था हमने आपको मद्रास में और एक बताया था कोलकाता में। दोनों किलों के बारे में हमने कल चर्चा करी थी। तो बीईआईसी ने क्या करा, जो कोलकाता में इनका किला बना हुआ था, तो कोलकाता वाले किले की इन्होंने किलेबंदी करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम किला रहा होगा, उसकी किलेबंदी यानी 4 दीवारी करना स्टार्ट कर दी। तो छठे पॉइंट पे आप यह ध्यान रखेंगे, जो कोलकाता में किला सर ने बताया था, कोलकाता का किला था, क्या नाम था उसका, फोर्ट विलियम था। और फोर्ट विलियम की इन्होंने क्या करा होगा, फोर्ट विलियम की इन्होंने किलेबंदी करना स्टार्ट कर दी। जब किलेबंदी करी होगी तो उस समय ना पता चला वहां के राजा को मालूम पड़ा, जो उस समय बैठे हुए थे, गद्दी पर बैठे हुए थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को पता चला, सिराजुद्दौला ने कहा, बोले कि आप हमारे यहाँ केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, ये किलेबंदी करने के उद्देश्य से नहीं आए हो, क्या कारण है आप जो यहाँ पर किलेबंदी कर रहे हैं। तब सिराजुद्दौला ने अपनी सेना भेजी, और जब सिराजुद्दौला ने अपनी सेना भेजी होगी तो उस समय का अगर समय ध्यान रखें, देखो ध्यान से याद कर लेना, जून की बात थी, जून 1756 का समय रहा होगा, सेना भेजी इसने। और जब सेना भेजी तो सेना ने तुरंत क्या करा, जो किलेबंदी कर रहे थे वो लोग, उन्हें खदेड़ दिया, और खदेड़ने के बाद उस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, जून 1756 में सेना भेजी, और सेना भेजने के साथ साथ अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया, सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया, यहाँ पर अधिकार आ गया। आगे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसने ना क्या हुआ, कुछ 6 महीने के बाद ना, ठीक 6 महीने बाद जनवरी का समय आ गया, जनवरी 1757 का समय आ गया। अंग्रेजी सेना फिर दोबारा से गई, और किसके नेतृत्व में गई, उस समय क्लाइव थी अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व करा उन्होंने। तो क्लाइव के नेतृत्व में एक बार फिर से सेना गई, और सेना ने जाकर क्या कर दिया, पुनः अपना अधिकार जमा लिया उस किले पर, पुनः अधिकार जमा लिया। और पुनः अधिकार जमाते ही क्या हुआ, सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। सिराजुद्दौला बोले, इनकी इतनी हुकूमत हो गई कि जो हमारी सेना से आके इन्होंने जो है दोबारा से लड़ना स्टार्ट भी कर दिया। ठीक, तो ये समझो, उसका भी एक कारण बताया जाता है। मैं आपको एक घटना बता दूं, इन दोनों के बीच की घटना बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर। अगर यहाँ की एक घटना और पढ़ लें, हम नमा पॉइंट डाल के समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, सिराजुद्दौला ने ना जब इसने अपनी सेना भेजी होगी, तो सेना भेजने के बाद जो सैनिक वैनिक वहां से पकड़े होंगे, जो वहां पे जो है उसको लेके किलेबंदी करवा रहे होंगे, तो इन्होंने सैनिक पकड़े, और सैनिकों को पकड़ने के बाद ना एक कमरे में बंद कर दिया। और कमरे की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लगभग 18 बाई 14 का कमरा था, 18 बाई 14 या 14 बाई 18 आप ध्यान रखेंगे। और वहां पे उन सैनिकों को पकड़ के उसमें बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। और उस कमरे में लगभग 146 सैनिक बंद किए गए। 146 सैनिक के बारे में आप चर्चा करेंगे। 146 सैनिक, कमरा आपका मैंने कह दिया 18 बाई 14 का कमरा रहा होगा, और उसमें ना ये सांस ना आने के कारण ये मारे गए उसमें। तो ये घटना जो है ब्लैक होल घटना कहलाई है आपकी। ब्लैक होल घटना के बारे में आपसे पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे ब्लैक होल घटना किसके समय की है, सिराजुद्दौला के समय की। और सिराजुद्दौला ने क्या करा था, 14 बाई 18 या 18 बाई 14 के कमरे में ना 146 सैनिकों को बंद कर दिया, और बंद कर देने के बाद उन्हें सांस नहीं आई, और सांस नहीं आने के बाद वह उन लोगों की सबकी मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताई दिया। उसके बाद जनवरी 1757 में क्लाइव ने अपनी एक बार फिर सेना भेजी होगी, फिर दोबारा से उस पर पुनः अधिकार कर लिया उसी किले पर। अब सिराजुद्दौला को गुस्सा आ जाती है। सिराजुद्दौला कहता है कि कंपनी की इतनी बड़ी हुकूमत हो गई कि इस कंपनी ने क्या करा, दोबारा से सेना भेज के मेरी सेना को जो हरा दिया, और यानी भगा दिया मेरी सेना को। और इसने ना युद्ध का ऐलान कर दिया। एक बार युद्ध का ऐलान हुआ, 10वें नंबर पे आप ध्यान रखेंगे, युद्ध का ऐलान हुआ। युद्ध का ऐलान कर दिया कि अब मैं बीईआईसी से युद्ध लड़ूंगा। और जो युद्ध लड़ा गया वो कहाँ लड़ा गया, प्लासी का युद्ध करके बोला गया, प्लासी के मैदान में लड़ा गया। अब जो प्लासी का युद्ध होगा यहाँ पर, अब देखिए सच्चाई क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। वैसे रियल ये था कि सिराजुद्दौला की हार नहीं हुई थी, ये युद्ध लड़ा ही नहीं गया था। युद्ध लड़ा जाता तभी हार होती, हार तो तब होती जब युद्ध लड़ती, और युद्ध ही नहीं लड़ा गया। कहानी क्या है, देखिए सिराजुद्दौला अपनी 50,000 की सेना लेकर चले। सिराजुद्दौला की कितनी सेना थी, 50,000 की सेना थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर केवल 3,000 की सेना थी। आप इस तरीके से याद कर लेंगे कि हमारे सर ने बताया था कि 50,000 की सेना सिराजुद्दौला की थी, और 3,000 की सेना किसकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रही होगी। हुआ क्या, इसका ना सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। सेनापति था मीर जाफर। इसने मीर जाफर ने गद्दारी कर दी। मीर जाफर ने क्या करी, गद्दारी करी। गद्दारी कैसे करी होगी, इससे ना एक दिन पहले, युद्ध चालू होने से पहले ही ना, इसका जो
इस जो सेनापति है ये मीर जाफर, इससे ना बीईआईसी कंपनी का जो है कोई व्यक्ति आके जो है जो सेनापति रहा होगा या मैन हेड रहा होगा, उसने आकर इसे जो है लालच दे दिया कि हम आपको बंगाल का सूबेदार बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे हम आपको। तो इसने बंगाल के नवाब बनने की वजह से गद्दारी कर दी। गद्दारी करने के बाद इसने वहां पर जाके सेना को ऑर्डर ही नहीं दिया युद्ध का, बस केवल सेना पहुंच गई। जैसे ही इसने ना सिराजुद्दौला ने इस बात को भांपा कि मेरी सेना ही मेरी नहीं है, सिराजुद्दौला ने क्या करा, युद्ध नहीं लड़ा, वो युद्ध के मैदान से छोड़कर भाग गया वहां से। और वहां से छोड़कर भाग गया तो इस तरीके से युद्ध हो नहीं पाया, युद्ध नहीं हो पाया, और इस तरीके से बंगाल पर पूरा अधिकार हो गया। किसका? बीईआईसी कंपनी का बंगाल पर अधिकार हो जाएगा, आप ध्यान रखना। और ये जो है अब बंगाल का नवाब बन जाएगा। बंगाल का नवाब कौन बन गया? बंगाल का नवाब बन गया आपका मीर जाफर। अब जो मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बन जाएगा, ये कहानी आपको याद हो गई होगी जहां तक मैं समझता हूँ। आप फिर ध्यान रखना, युद्ध जब हुआ होगा तो युद्ध में कितनी सेना थी, अगर हम बात करें तो 50,000 सेना एक थी, 50,000 सेना, और दूसरी तरफ कितनी थी? 3,000 सेना थी। ये ध्यान रखना, ठीक, सेना के बारे में पूछा जा सकता है। अब ये बन गया होगा, बनने के बाद क्या, देखो जब कंपनी ने बीईआईसी ने अपना ही एक नवाब बना दिया है वहां पर, तो अब इसका मतलब जो भारत में बैठा हुआ है बंगाल को लूटने वाला जो है वो उन्हीं का एक व्यक्ति लूटने वाला बैठा हुआ है। और बंगाल को अगर बात करें, बंगाल केवल छोटा मोटा बंगाल नहीं हुआ करता था, ये आज का बंगाल केवल इतना ही बड़ा बंगाल नहीं था, उस समय बांग्लादेश भी इसी बंगाल में आया करता था, पश्चिम बंगाल तो रह ही रहा, उड़ीसा वगैरह, झांसी, झारखंड वगैरह जो सब दिखते हैं ये सारा का सारा उस बंगाल में आया करता था। बंगाल बहुत बड़ा था। बंगाल को हम कामधेनु गाय के नाम से जाना करते थे, मतलब सभी चीज पाई जाती थी, चंदन की लकड़ी भी हो गई, या मैंने कहा मसाले हो गए, बहुत सारे व्यापार जो यहाँ पे किए जाते होंगे। तो एक तरीके से कामधेनु गाय था कि यहाँ पर सभी चीज जो है मनोकामना वश मिलती रहती थी। मनोकामना वश का मतलब क्या, हर एक चीज का व्यापार बहुत आसानी से किया जा सकता था। अब जब इनका बीईआईसी का कंपनी का व्यक्ति ही बैठ गया एक तरीके से, जिसका नाम हमने मीर जाफर बोला आपको, तो मीर जाफर बैठ गया और बीईआईसी से खूब लूटा करती थी। और बीईआईसी से कैसे लूटा करती थी कि उस समय इतना मद्दे का जमाना रहा होगा, तो ध्यान रखें आप, लगभग 300 करोड़ रुपए उससे जो है लूट चुकी थी। भारतीय खजाना जो रहा करता होगा, तो ये ध्यान रखना, मीर जाफर से, मीर जाफर आप इस तरीके से लिख लेना नोट्स बना के, मीर जाफर से 300 करोड़ की लूट करी थी उस समय, 300 करोड़ की लूट। देखिए लूट तो कर ली, अब आप ये सोचिए जब इतना बड़ा खजाना है, 300 करोड़ रुपए भी लूट लिए, तो लूटने के बाद उस खजाने में धीरे धीरे कमी आने लगी होगी। तो इस राजा को तो दिखाई दे रहा है कि जो है ये कमी आने लगी, और कमी आने के बाद इसने मीर जाफर ने मना कर दिया होगा, मना कर दिया कि जो है मैं अब जो है भारत में इतना खजाना नहीं है, यहाँ पे बंगाल में इतना खजाना नहीं है कि मैं आपको दे पाऊं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। और जैसी कंपनी को ये लगा कि ये जो है अब हमारी बात नहीं मान रहा, इसने कंपनी ने ना इससे जो है बंगाल का जो नवाब था उस पद से इसे हटा दिया। और इसे पद से हटाने के बाद इसे 15,000 रुपए प्रति माह पर जो है देने लगे। 15,000 रुपए पर इसे जो है इस गद्दी से हटा दिया गया। आप ध्यान रखेंगे, मीर जाफर को 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, प्रति माह से, ठीक है, गद्दी से हटा दिया, गद्दी से हटाया, ठीक है, गद्दी से हटाया। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया 15,000 रुपए प्रति माह लिया करता था, और प्रति माह लेने के बाद जो है गद्दी पर से हट गया। अब जो गद्दी पर से हट गया होगा कोई बात नहीं, अब आगे क्या हुआ, अब इसकी जगह इसने दूसरे को नवाब बनाया होगा, और उस व्यक्ति के नाम पूछे कि किसे नवाब बनाया गया, तो आप बता देंगे मीर कासिम उस व्यक्ति का नाम था। क्या नाम था? मीर कासिम। नया आपका जो है ये व्यक्ति बनेगा, और नया व्यक्ति जो बनेगा उसका नाम होगा मीर जाफर। तो पहले आ गया, मीर कासिम आएगा, और सबसे पहले मीर जाफर ने क्या करा, राजधानी परिवर्तन करी। आते ही इसने सोचा कि जो पहले मीर जाफर ने गलती करी है वही जो है लूटपाट मुझसे होगी, इसलिए इन्होंने राजधानी को परिवर्तित कर दिया। और राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले गया, जो मुंगेर ले गया। और मुंगेर ले गया तो ये बहुत ज्यादा समझदार बताते हैं मीर कासिम को। जब मुंगेर ले गया तो मुंगेर में जाके इसने देखा कि जब मैं बीईआईसी से अब एक तरीके से सेफ हूँ, एकदम जब मुझ पर जो है अटैक नहीं कर सकती। अब उसने सबसे पहले सोचा कि भाई खजाना तो मेरे पास है नहीं, मैं यहाँ पे जो है शासन करूंगा किस प्रकार, मैं नवाब तो बन गया, मैं काम कैसे करूंगा। इसने बीईआईसी से कहा कि देखिए आप हमारे यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे कि अब आप हमें टैक्स देंगे। अब इसने सबसे पहला काम किया था, इसने राजधानी परिवर्तन करी, और राजधानी परिवर्तन करके मुंगेर ले गया। और मुंगेर ले जाने के बाद इसने क्या करा, टैक्स की डिमांड करी, टैक्स की मांग की। किससे की मांग? बीईआईसी से इसने टैक्स की मांग की, और मांग करने के बाद बीईआईसी क्या करेगी, टैक्स को मना कर देगी। बीईआईसी ने क्या करा, टैक्स को मना कर दिया, टैक्स को मना कर दिया कि हम आपको टैक्स नहीं दे सकते।
मतलब आपको ही हमने नवाब बनाया और आप ही हमसे पैसा लोगे, ये मना कर देगी। मना करने के बाद ये क्या करेगा, बोले ठीक है, जब ना देंगे आप एक तरीके से हमें टैक्स, तो अब हम आपसे क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे कि हम आपकी जो जितनी भी चीजें इसमें मार्केट में आ रही हैं या कुछ भी आ रही हैं, उन्हें भी सबको टैक्स फ्री कर दे रहे हैं। भारत में भी हम भारतीयों से भी टैक्स नहीं लेंगे। इन्होंने क्या करा, भारतीयों को भी टैक्स फ्री कर दिया इसने। ठीक है, आप ध्यान रखना। तो पहले इसने बीईआईसी से टैक्स की मांग करी, जब टैक्स ना दिया इसने, तो इसने क्या करा, भारतीयों को, जो भारतीय रहे होंगे, भारतीयों को टैक्स फ्री कर दिया कि आप लोग भी टैक्स नहीं देंगे अब, है ना, कि जीवन जीना है तो आप भी जिए, आपको जो है मैं जबरदस्ती क्यों शोषण करूं आपके साथ में, जब बीईआईसी ही हमें टैक्स नहीं दे तो हम आपसे क्यों टैक्स लेंगे। आप तो हमारे फिर भी भारतीय हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें, एक वो तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और वो भी उन्होंने नहीं कर पाए। अब बीईआईसी इस बात से खिलाफ हो जाएगी, वो सोचेगी अगर इन्होंने इन्हें टैक्स फ्री कर दिया तो उनका माल कौन खरीदेगा। उनका माल क्या हुआ करता था, उनका माल देखिए बेटा, कच्चा माल यहाँ से खरीदा करते थे, सस्ते दामों में खरीदते थे और उसके बाद विदेश में, यूरोप वगैरह में ले जाके मशीनों से तैयार करवाया करते थे, जल्दी से तैयार हो जाता था माल वो। और मशीनों का माल जो हुआ करता था, रंगाई बनाई जो है बहुत ज्यादा साफ हुआ करती थी वो, और उसके बाद जब यहाँ पे आकर जो है महंगे महंगे दामों में बेचा करते थे। और भारतीय जो माल हुआ करते थे वो हाथ के बने हुए हुआ करते थे, लंबा समय लगा करता था उन्हें तैयार होने में। और जब वो तैयार होकर आया करते थे तो मार्केट में उनके जो है ऊने के दूने पैसों के भाव कर दिया करते थे, क्योंकि भारतीयों से ये टैक्स बहुत ज्यादा वसूला करते थे। इस कारण जो है भारतीयों की चीजें बहुत महंगी हुआ करती थी, इनकी सस्ती हुआ करती थी। तो लोग जो है इनकी सुंदर सी आकर्षक चीज खरीदा करते थे, कम दामों में खरीद के उनकी चीजों को खरीदा करते थे। अब इन्हें ये खतरा होने लगा कि भारतीयों पे जो है टैक्स फ्री हो गए तो लोग बाग जो है भारतीयों की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती होने के बाद वो पहले भारतीयों की चीज भारतीय खरीदेंगे, ना कि हमारी चीज खरीदेंगे। इसलिए ये बीईआईसी क्या होगी, अब मीर जाफर के खिलाफ हो जाएगी, और मीर जाफर के खिलाफ होने के बाद, सॉरी, मीर कासिम के खिलाफ हो जाएगी, और मीर कासिम को क्या होगा, भागना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, बीईआईसी खिलाफ हो गई, बीईआईसी खिलाफ, और क्या हुआ, खिलाफ के साथ साथ हमने पढ़ा मीर कासिम भाग गया, मीर कासिम भाग गया। और मीर कासिम भागने के बाद, भाग गया, और भागने के बाद अपनी एक सेना तैयार करेगा, और सेना में ना इसके खिलाफ युद्ध करेगा, जिसे हम अब बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, अब मीर कासिम अपनी एक सेना तैयार करेगा। मीर कासिम जब अकेला नहीं लड़ेगा जी, मीर कासिम खुद तो बंगाल का नवाब था ही था, इसके साथ में एक और दो लोगों को और बुलाएगा, जिनका नाम अब जो आएगा, देखिए अब जो युद्ध लड़ा जाएगा, एक तो मीर कासिम होगा। मीर कासिम कहाँ से हैं, बंगाल से हैं, ध्यान रखेंगे हम। प्लस इसके साथ में आ जाएगा सुजाऊ दौला, वो था सिराजू दौला, अब ये क्या है, सुजाऊ दौला है, सुजाऊ दौला। ठीक, ये अवध से हैं। प्लस तीसरा और आ जाएगा, जिसका नाम हमने पढ़ा है, वो मुगल होगा, उसका नाम होगा शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय आ जाएंगे, शाह आलम द्वितीय, ये होंगे मुगल। ये तीनों हो जाएंगे अब एक साथ, और ये तीनों हो जाएंगे, इनके साथ जो युद्ध लड़ा जाएगा, अब वो जो कंपनी होगी उसका नाम होगा बीईआईसी, बीईआईसी। और ये कौन सा युद्ध है, बक्सर का युद्ध करके बोला गया, और बक्सर का युद्ध बोला जाएगा। और इसमें क्या होगा, बीईआईसी की जीत होगी। और बीईआईसी की जीत के साथ में आप ध्यान रखेंगे, सर ने ये बता दिया, इस युद्ध में बीईआईसी की जीत होगी, बीईआईसी की जीत। और जब जीत होगी तो इसमें क्या करेंगे, मीर कासिम को भागना पड़ेगा, मीर कासिम भाग जाएगा, बाद में ये मीर कासिम को ढूंढकर मीर कासिम की हत्या कर देंगे। और जब ये मीर कासिम की हत्या कर देंगे, तो मीर कासिम की हत्या के बाद इन जो बाकी दोनों जो इनके साथ में मीर कासिम के साथ में लड़ने आए, इन दोनों को बड़ा बड़ा तगड़ा पनिश मिलेगा। जैसे कि क्या हुआ, सुजाऊ दौला को अब संधि करनी पड़ेगी। क्या है, सुजाऊ दौला को संधि करनी पड़ी। देखिए समझिए, 21वें पॉइंट में आपको यहां बता देता हूं, आप ध्यान रखेंगे, सुजाऊ दौला को संधि करनी पड़ी, सुजाऊ दौला को संधि करनी पड़ी। और इस संधि को पूछ लेता है किस नाम से कहते हैं, इसे इलाहाबाद की संधि करके बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि में क्या हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा, इस संधि में क्या हुआ। देखिए इलाहाबाद में संधि हुई होगी, इलाहाबाद में जब संधि हुई तो इसने क्या करा, एक तो चुनार का किला दिया, एक किला इनके पास हुआ करता था, तो वहां का चुनार का किला था, वो चुनार का किला दिया, उसके साथ साथ 50 लाख रुपए दिए। देखिए सुनिए ध्यान से, इसमें संधि में क्या हुआ, चुनार का किला दिया, चुनार का किला, प्लस 50 लाख रुपए दिए,
रुपए प्लस, और समझिए और भी देना पड़ा। इसके साथ साथ क्या करा इन्होंने, सेना को टैक्स फ्री करना पड़ा, वहां पे सेना का खर्चा उठाना पड़ा। यानी एक इलाका था इनका, कड़ा का इलाका था, तो कड़ा पर इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, वहां पर अपने आप को टैक्स फ्री करवा लिया। प्लस उसके बाद साथ उन्होंने कहा कि सेना का खर्च भी करोगे आप, हमारी हमारी जो सेना रह रही है उसका खर्च आपको करना पड़ेगा। तो ये इन्हें सुजाउद्दौला को ये कंडीशन हुई। तो सुजाउद्दौला ने कौन सी संधि करी, आपसे पूछे आप तो बताएंगे सुजाउद्दौला और बीईआईसी के बीच में एक संधि हुई, उसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। उस संधि में क्या क्या करना पड़ा, चुनार का किला सुजाउद्दौला को देना पड़ा, उसके साथ साथ 50 लाख रुपए देने पड़े। उसके साथ साथ जो है कड़ा नामक एक क्षेत्र था इसके पास जहां पे ये व्यापार किया करता होगा, वहां पर जब बीईआईसी व्यापार करने पहुंची तो उसे टैक्स फ्री करना पड़ा बीईआईसी को, और उसके साथ साथ बीईआईसी की जितनी सेना वहां पे पहुंची होगी उस सेना को भी वहां पे उनका खर्च उसे ही करना पड़ा। ये तो सुजाउद्दौला के साथ हुआ। अब बचा मुगल शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे। मुगल शाह आलम द्वितीय को क्या करना पड़ा, इनके पास भी बहुत सारा इलाका रहा होगा। मैंने कहा बंगाल बहुत बड़ा था, तो इसने जो है बंगाल, जो आज प्रेजेंट का बंगाल है, बिहार और उड़ीसा, तीनों की उससे दीवानी छीन ली गई, ध्यान रखना। तो आपने ध्यान रखेंगे 22वें पॉइंट में सर ने बताया मुगल शाह द्वितीय, जिसकी हम मुगल शाह आलम की जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मुगल शाह आलम द्वितीय ने क्या करा, आपने क्या करा, इसमें मुगल शाह आलम द्वितीय के बारे में बात करी हमने। क्या कौन कौन सा दे दिया, देखो बंगाल दे दिया, बंगाल के साथ साथ उड़ीसा दे दिया, उड़ीसा के साथ साथ बिहार दे दिया। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन तीनों की बिहार की दीवानी ले ली इनसे, और जब दीवानी ले ली होगी तो इसका मतलब ये अंग्रेज खुद बैठ गए और वहां पर जाके क्या हुआ, व्यापार करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आज के वीडियो में आपने क्या सीखा, बक्सर का यूज सीख लिया हमने, बक्सर के साथ साथ प्लासी का यूज समझ लिया। प्लासी और बक्सर के युद्ध को हमने बहुत डीपली करके छोटी छोटी बातों को समझा, कैसे कैसे लड़ा गया होगा। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको पूरा वीडियो आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। कल आगे की चर्चा करेंगे, आगे भी ईआईसी ने किस तरीके से अपने पैर फंसाए होंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक किया करें और अपने साथ वाले को जरूर बताया करें कि फालतू पैसा खर्च करें नहीं, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी सारे वीडियो देखें, और देखने के बाद उन चीजों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कहानी वाइज समझ के आप एक बार याद कर लें। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।